स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट एग्ज़ाम आने वाला है एंड आज ऑलरेडी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ऐसे में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है, तो आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग लेके आए हैं 15 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले टाइम में हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से हो, कंपेरेटिव पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल रिलेशन से हो। साथ ही अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे में आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। कोर्सेज की सभी डिटेल्स नीचे दी गई है। साथ ही हमारा पोस्टल मटेरियल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आज शुरुआत करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है, कौटिल्य हैज़ बिन कंपेयर्ड टू हुम अमंग द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। हिंदी में इसको हम कहें तो पश्चिम राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है। 4 ऑप्शन हमें दी गए हैं, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली एंड हॉब्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा आता है मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा लिखी गई द प्रिंस जो है, अगर आप उसको पढ़ें और किताब के शीर्षक को समझने की कोशिश करें क्या है बेसिकली उसकी समरी, तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी हद तक ये आइडियाज़ कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी भी कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि मैकियावेली ने कौटिल्य का अर्थशास्त्र ज़रूर पढ़ा होगा अपनी ये पुस्तक प्रिंस लिखने से पहले। यहाँ दूसरे आइडिया क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये मैकियावेली से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ आइडल फॉर मैकियावेली। निम्न में से कौन सी जो शासन प्रणाली है या सरकार की जो एक तरह से ढांचा है वो मैकियावेली के लिए आदर्श है, सबसे अच्छा इसको मानते हैं। 4 ऑप्शन हमारे आगे हैं। रिपब्लिक फॉर्म जो होती है वो, एलीट फॉर्म जो है वो, एलीट सिस्टम जो है, एलिटिज्म जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी या हायरार्कियल मोनार्की, हिंदी में गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या वंशगत जो राजतंत्र होता है उसकी बात। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि मैकियावेली की द प्रिंस जो है वो मोनार्क किंग का एक विचार रखती है, पर मैकियावेली ये मानते हैं कि जो मोनार्क किंग है वो हर क्वालिटी पे खरा उतरे, इस बात की आशंका रहती है कि वो शायद ऐसा ना कर पाए। तो अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक होगा तो शायद ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो आंसर होगा ए, रिपब्लिक। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, prior to Marx, which political thinker had a gender bias in his her writing? कार्ल मार्क्स से पहले या उनसे पूर्व कौन से ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने जो लिंग भेद है उसको लेकर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि असमानता दिखती है उनकी रचनाओं में, उनकी बातों के अंदर डिफरेंसेस दिखते हैं, तो वो है हीगल। तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं, हीगल, मिल, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट एंड प्लेटो। J.S. मिल की अगर आइडिया की बात की जाए तो सब्जेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन नाम की किताब इन्होंने लिखी थी, तो ऑफकोर्स वुमेन राइट्स की ये बात करके जाते हैं। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट तो एक फेमिनिस्ट थिंकर ही हैं। प्लेटो की अगर बात की जाए तो प्लेटो भी जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम में वुमेन्स को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, हीगल। स्टूडेंट, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरेंज द वर्क ऑफ हैना एरेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि हैना एरेंट के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उन्हें आरोही क्रम में लगाया जाए। तो ऐसे में हमारे पास 4 किताबों के नाम हैं, 4 राइटिंग्स हमारे सामने हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म, ये लिखी गई 1951 के अंदर। दूसरी राइटिंग है ऑन ह्यूमन कंडीशन, 1958 के अंदर लिखी गई। तीसरी राइटिंग है ऑन रेवोल्यूशन, 1963 में लिखी गई। और चौथी राइटिंग है ऑन वायलेंस, 1970 में लिखी गई। तो इस ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें, इन ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है 1, 2, 3, 4 ये एक करेक्ट आंसर है इसका। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। पूछा गया है, इन हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट सॉवरन वॉज। इसका मतलब है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता था उसमें संप्रभु क्या था, उसकी क्या जगह थी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, समझौते का अंग था। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था, अबव द कॉन्ट्रैक्ट, बिलो द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे था, या इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक मैनर।
प्रजातांत्रिक तौर पर उसका निर्वाचन किया जाए। तो आपको बता दूँ कि हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में या बाकी सभी थिंकर्स का अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ें तो क्लियरली मेंशन होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, पार्टी नहीं है स्टेट की। उसका काम ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोगों के बीच में उसको बनाए रखने में मदद करे। तो आंसर होगा बी, अबव द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन स्पेशली इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं मैचिंग करने के इश्यूज़ को लेके। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि थिंकर्स दिए गए हैं और उनके जो आइडिया हैं उसको दिया गया है और उनको मैच करना है। तो यहाँ पर पहले है प्लेटो के अगर विचारों की बात की जाए तो आइडियल स्टेट यहाँ पर मैच होता है। जॉन रॉल्स की अगर बात की जाए तो रॉल्स के विचारों में वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी आती है। माओ कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर बात करते हैं और बेंथम यूटिलिज्म के ऊपर बात करते हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ पर वो करेक्ट होता है। ए के आगे 1 आ गया विच इज़ आइडियल स्टेट, बी के आगे 2 आ गया वेल ऑर्डर सोसाइटी, सी के आगे 4 आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, डी बेंथम के आगे 3 आ गया यूटिलिज्म। एक और इसी तरह के मैच मेकिंग क्वेश्चन पे हम जाते हैं। पूछा गया है मैच द फॉलोइंग, कहा गया है फिलोसफर्स के नाम है और अगेन उनके वर्क्स के नाम दिए गए हैं हमें। सबसे पहले है एंटोनियो ग्राम्स्की, तो हेजमनी का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, तो ए का आंसर होगा 4। हैना एडेंट की अगर बात की जाए तो हैना एडेंट ने दिया था टोटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, तो बी का होगा 3। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी में आती है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, तो कार्ल मार्क्स का होगा ए, फर्स्ट मतलब होगा इसका आंसर। हीगल की अगर बात की जाए तो डायलेक्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर जो डी हमारा आएगा वो आएगा 2 पे। तो करेक्ट आंसर हो गया 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। स्टूडेंट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्टली जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं असर्शन और रीज़न के, तो कई बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि असर्शन और रीज़न को किस तरह से किया जाए। मैंने हमेशा से इस बात को बोला है कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो सबसे पहले असर्शन को ध्यान से पढ़ें, जो बात उसमें बोली गई है उस बात को थोड़ा सा सोचें विचारें, फिर रीज़न को अच्छे से पढ़ें, उसको थोड़ा सा कंपेयर करें असर्शन के साथ, फिर आंसर पे जाएं। पूछा यहाँ पर ये गया है कि कार्ल मार्क्स वॉज नॉट द फर्स्ट सोशलिस्ट राइटर ऑफ द 19th सेंचुरी। यस, ये बात सही है। कार्ल मार्क्स से पहले भी बहुत सारे जो थिंकर रहे उन्होंने सोशलिज्म पे बात की है, तो कार्ल मार्क्स फर्स्ट ऐसे फिलोसफर या थिंकर नहीं थे, ये असर्शन है हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए रीज़न की, तो रीज़न में कहा गया है कि द आइडिया ऑफ द क्लास वॉर वॉज स्प्रेड बाय द सेंट साइमन एंड गुइज़ॉट। तो ऑफ कोर्स ये जो आइडिया था क्लास वॉर का ये सेंट साइमन और गुइज़ॉट के द्वारा भी दिया गया था, बट यहाँ ये समझना पड़ेगा कि असर्शन और रीज़न ये दोनों एक तरह से लाइंस बिल्कुल करेक्ट हैं, सही हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, सही हैं, पर आर जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप समझें तो ये राइट एक्सप्लेनेशन है ए की। जी हाँ, ये वो थिंकर हैं जिन्होंने पहले ही क्लास वॉर क्लास स्ट्रगल की बात कर दी थी। तो ऐसे में हमारा आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट्स में हम एक और क्वेश्चन को आज देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जे.एस. मिल divided all action of the individuals into 2 categories, self regarding action and other regarding action। इसका मतलब है कि जो जे.एस. मिल हैं उन्होंने क्रियाओं को 2 श्रेणी में विभाजित कर दिया था, बांट दिया था। वो क्रियाएं जो खुद से जुड़ी हुई हैं सेल्फ रिगार्डिंग, और जो समाज से जुड़ी हुई हैं, दूसरों से जुड़ी हुई हैं। वहीं पर दूसरी स्टेटमेंट हमें कहती है कि जे.एस. मिल सेज, जे.एस. मिल ने कहा लिबर्टी कंसिस्ट इन नॉट डूइंग व्हाट वन डिज़ायर, कि जो व्यक्ति करना चाहता है उसे ना करने में ही स्वतंत्रता निहित है। ऐसी अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो जे.एस. मिल के जब हम राइटिंग्स को पढ़ते हैं, उनके फ्रीडम और लिबर्टी के आइडियाज़ को पढ़ते हैं, तो ये हमें क्लियरली समझ में आता है कि मिल इस तरह के विचारों को फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर हमारा सी होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पूछा गया है कि हु हैज़ सेड दैट पॉलिटिकल वर्क इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क। किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्यों का जीवन रक्त है? तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है जॉन रॉल्स, दूसरा ऑप्शन है माओ ज़ेडोंग, तीसरा है कार्ल मार्क्स एंड फ्रांस फैनॉन हमारा चौथा ऑप्शन है। तो राइट आंसर यहाँ पर है माओ ज़ेडोंग। माओ ज़ेडोंग ने एक इंट्रोडक्टरी नोट लिखा था जिसका नाम था अ सीरियस लेसन। ये 1955 में लिखा गया था, वॉल्यूम 1 थी जो सीरियस लेसन की, उसमें लिखा गया था, जहाँ माओ ज़ेडोंग ने अपनी ये कोट या अपनी ये लाइन कही थी। तो राइट आंसर होगा बी, माओ ज़ेडोंग। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच मेकिंग का क्वेश्चन है। अगेंस्ट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरफ थिंकर्स को लिखा गया है, दूसरी तरफ उनके आइडियाज़ हैं। सबसे पहले है ऑप्शन ए हॉब्स। हॉब्स की अगर बात करें तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया एब्सोल्यूटिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ए का ऑप्शन होगा 4 नंबर, एब्सोल्यूटिज्म। लॉक की अगर बात की जाए तो लॉक बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की या रूल्स की, तो आंसर होगा 3, लॉक का 3। रूजो की अगर बात की जाए तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया देते हैं, तो सी का होगा 2। और जॉन स्टुअर्ट मिल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो इन ऑप्शंस को अगर हम मैच करें तो ऑप्शन 2 जो है हमारा ये करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मैचिंग करने का ही क्वेश्चन है। बुक्स और ऑथर को दिया गया है। पहली किताब है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, 1967 में लिखी गई। हमारे ऑथर हैं फ्रांस फैनॉन। तो ए का आंसर होगा 4। अगला है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, 1937 में ये राइटिंग जो है हमारे सामने आती है और इस राइटिंग को लिखा है माओ ने। इसके बाद फिर है ऑन रेवोल्यूशन, 1963 में लिखी गई, हैना एडेंट इसकी राइटर हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की बुक है, इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो राइट आंसर है उसमें ए ऑप्शन का आंसर है 4, बी ऑप्शन का जो आंसर है वो है 3, सी ऑप्शन का जो आंसर है वो है 2 और जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म डी ऑप्शन का आंसर है वो है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ थॉमस हॉब्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किताबों को एक ऑर्डर में लगाया जाए, कब कौन सी पब्लिश हुई। तो 4 किताबों का नाम हमारे सामने है, द कॉर्पोरस, द सिविक, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेविएथन। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है द एलिमेंट्स ऑफ लॉ। 1640 में इसको लिखा गया था, किताब को पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके बाद सेकंड है द सिविक, 1642 के अंदर आई थी। फिर द कॉर्पोरा 1650 में, और लास्ट में है द लेविएथन, ये आई 1651 में। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी। डी के अंदर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है सी, बी, ए, डी। अब एक और क्वेश्चन हम बुक से रिलेटेड ही ले लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग्स द फॉलोइंग रॉट द आर्ट ऑफ वॉर। 4 थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। पूछा गया है कि आर्ट ऑफ वॉर नामक किताब किसने लिखी। तो बुक्स और राइटिंग्स को याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 4 ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, माओ, मैकियावेली। तो सही आंसर जो है वो है मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। हमारा 15वां क्वेश्चन है जहाँ पूछा गया है विच इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य के अवतरण में सबसे पुरानी जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो किसे माना जाता है। डिवाइन थ्योरी, देवीय सिद्धांत, फोर्स थ्योरी, शक्ति का सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी, ऐतिहासिक सिद्धांत, या मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो इसका राइट आंसर होगा डिवाइन थ्योरी। अगर हमने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के सिलेबस में इस चीज़ को फोकस किया गया है तो ओरिजिन ऑफ स्टेट पे काफ़ी थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी इसी का एक हिस्सा है। तो ऐसे में डिवाइन थ्योरी को सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी माना जाता है, जिसमें देवीय अवतरण जो है स्टेट का माना जाता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ये डिवाइन थ्योरी। तो स्टूडेंट आई विश आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, देखा, और साथ ही अब अपनी प्रिपरेशन में जिन टॉपिक्स को आप कवर अप कर चुके हैं वहाँ इन क्वेश्चंस को आप ऐड करते जाइए, ताकि आपका एरिया ऑफ नॉलेज थोड़ा सा एनहेंस हो। और साथ ही आपके जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे आप कमेंट्स में डाउट ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने अटैम्प्ट किया है किसी एग्ज़ाम के अंदर या
किसी 10 ईयर पेपर के अंदर उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ पर हम एवरी डे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को अपडेट करते हैं जिसके साथ आप जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।